तो हाय गाइस, क्या आपको भी सोशल साइंस बोरिंग लगती है या समझ नहीं आती, या फिर आप नए सिलेबस और पुराने सिलेबस की वजह से कंफ्यूज हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हो। वेलकम टू द वन शॉट सीरीज ऑफ क्लास 9th सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी। हाँ भैया, न्यू एनसीईआरटी अपने पास आ चुकी है। अभी पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि देखो, क्लास 9th की इस वन शॉट सीरीज में हम इस नई बुक के हर चैप्टर को एकदम जीरो से लेके एकदम एडवांस तक पढ़ेंगे। इस लेक्चर के बाद एक सिंगल भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो तुमसे पूछा जाए और तुम ना आंसर कर पाओ। यानी कि ये जो सीरीज है ना, इसमें हर चैप्टर क्लास 9th का हम सबसे आसान तरीके से, सबसे मजे के साथ, सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है दोस्तों आदित्य कौशिक। आप सब प्यार से मुझे बुलाएंगे आदि भैया। एंड क्लास 9th के आपके इस एसएसटी के सफर में मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा दोस्त बनके तुम्हारे साथ खड़ा हूं। क्लास 9th की एसएसटी से तुम्हें प्यार करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगले इस लेक्चर के खत्म होते होते अगले कुछ मिनटों के अंदर अंदर तुम्हें एसएसटी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। जिस भी रीजन से आज तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा है, एक बार भरोसा करके देखो, मजा आ जाएगा। तो चलो भाई, आज हम पढ़ रहे हैं हमारे एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। एकदम आराम से बैठ जाओ भैया, आपको आज कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ भाई, ये चैप्टर पढ़ने वाला है ही नहीं, ये चैप्टर केवल और केवल समझने वाला है, जो मेरा काम है आपको समझाना। तो आराम से बैठो। आज इस चैप्टर में केवल हम ये जानेंगे सोशल साइंस क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं और इसका स्कोप क्या है, और क्लास 9th के सोशल साइंस में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बहुत मजेदार है, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस नई एनसीईआरटी से। सबसे पहले टॉपिक्स आपको पता है, सारे टॉपिक्स एक एक करके क्लियर करेंगे, जीरो से लेकर एडवांस तक चलेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं, आखिर सोशल साइंस है क्या यार, ये क्या सब्जेक्ट है? आदि भैया, कुछ बच्चे कहेंगे मुझे बोरिंग लगता है, कुछ कहेंगे मुझे समझ में तो आता है लेकिन भाई अच्छा नहीं लगता, कुछ कहेंगे मुझे तो समझ ही नहीं आता। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमें पता होगा सोशल साइंस है क्या। सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ अस ह्यूमंस। हाँ भैया, अरे तुम्हें लगता है ना कि देखो साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। हमारे आसपास जो चीजें चल रही है ना, वो कैसे हो रही है, ये साइंस बताता है। मैथ्स क्या है? मैथ्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, नंबर्स में डील करते हैं। और सोशल साइंस क्या है भाई? सोशल साइंस तो हमारे खुद इंसानों की पढ़ाई है। तो ये तो सबसे मजेदार है। क्यों मजेदार है आदि भैया? क्योंकि भाई तू इसमें जो भी पढ़ेगा ना, तुझे एकदम रियल लाइफ एग्जांपल तुरंत के तुरंत मैं दिखाऊंगा। तुरंत एकदम हमारी लाइफ में जो चीजें हो रही है ना, वही सोशल साइंस है। हम इंसानों की जो समाज है, ये दुनिया है, ये कैसे चलती है, इसमें क्या होता है, क्यों होता है, ये सब सोशल साइंस ही तो है। बहुत सिंपल है। सोशल साइंस अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हें क्या क्या समझ में आने लगेगा। तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा लोग कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, अच्छा कम्युनिटीज कैसे काम करती हैं, व्हाट इज अ कम्युनिटी। उसके बाद भैया रूल्स बनते कैसे हैं, रूल्स में होता क्या है और क्यों होते हैं, ये रूल्स आखिर क्यों बनाए गए। उसके बाद गवर्नमेंट, भैया सरकार कैसे चलती है, सरकार कैसे गिरती है, कौन सी सरकार कब आई, कैसे आई, सब कुछ सोशल साइंस से डिसाइड होता है। इकोनॉमी, पैसा, पैसा सबको पसंद है, तो पैसा कमाना कैसे है, पैसे का कॉन्सेप्ट कैसे आया, बैंक कैसे बने, ये सब कहां सीखोगे? सोशल साइंस में सीखोगे। और लास्ट में एनवायरनमेंट, भाई हमारा प्यारा पर्यावरण एक ही है, दो तीन नहीं है अपने पास, एक ही है। तो इसी को प्यार से रखना सीखना है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना सीखना है। ठीक है, इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि हमको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें सोशल साइंस को एक सब्जेक्ट ही बनाना पड़ा। कुछ तो नीड आई होगी। नीड बड़ी सिंपल है। हर दिन आप सो के उठते हो, गुड मॉर्निंग मम्मी, सो के उठे, फिर कहां गए, नहा धो के तैयार हुए, उसके बाद क्या हुआ, स्कूल का बैग लिया और निकल गए टक 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 स्कूल। अब तुम स्कूल पहुंचे, स्कूल पहुंचते ही तुम्हें कौन मिलते हैं? स्कूल के दोस्त मिलते हैं। क्लास स्टार्ट हुई, कौन मिला? टीचर मिला। और कौन मिले? और क्लास के और स्कूलों के बच्चे। मतलब हमारी क्लास में तो कुछ ही बच्चे हैं, लेकिन स्कूल में तो बहुत बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे मिले। उसके बाद घर आए, घर आने के बाद मस्त क्रिकेट खेलने गए, दोपहर में क्रिकेट खेले, दोस्त मिल गए। वापस आए, फिर कौन मिला? लेक्चर हुआ, आदि भैया मिल गए, आदि भैया से बात हो रही है, ऑनलाइन ऑनलाइन हो रही है, और लास्ट में आप सो गए। तो सुबह से लेके रात तक आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो। यू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ, बोलो बोलो, अरे शर्माओ मत यार, बोलो, पीपल। बहुत सारे लोगों से मिलते हो, हाँ कि ना बता? मिलते हो भाई, बहुत सिंपल बात है। तो ये सारे लोगों का जो सिस्टम है कि भाई तुम स्कूल जा रहे हो, उसके बाद तुम वापस आ रहे हो, फिर क्रिकेट खेल रहे हो, ये सारा सिस्टम तामझाम कहां से बना, कैसे बना, ये पूरा सिस्टम हमको ही समझाता है सोशल साइंस ने। भाई देखो, तुम हॉस्पिटल जाते हो, स्कूल जाते हो, रोड जाते हो, पुलिस स्टेशन जाते हो, मार्केट जाते हो, बैंक जाते हो, है ना, इतनी सारी जगह तुम जाते हो।
जरूरी नहीं है भाई तुम्हारे पापा जाते होंगे बैंक, तो आखिर बैंक में जो पूरा सिस्टम है कैसे बना, सोशल साइंस बताएगी। मार्केट कैसे चलते हैं, सोशल साइंस बताएगी। पुलिस स्टेशन में क्या होता है, सोशल साइंस बताएगी। रोड कैसे बनी, ये भी सोशल साइंस बताएगी। तो भैया क्या है, बोलो बोलो, अब तुम बोलो, सोशल साइंस क्या है? इट इज जस्ट द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बस इतनी सी बात है, बाकी सब समझ गए ना। चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं भैया, वी आर सोशल बीइंग्स। इंसानों को एक नया नाम दिया जाता है, आपने सुना होगा, इंसान क्या है, इंसान है भैया, एनिमल। लेकिन नॉर्मल एनिमल नहीं है, इंसान तो सोशल एनिमल है भैया, कि हम अकेले नहीं रह सकते। वी कैन नॉट लिव अलोन। बचपन में जब हम पैदा होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, तब हमारी मम्मी पापा हमारी टेक केयर करते हैं। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं और हमारे यार दोस्त हो जाते हैं। तुम भी भैया अपने अपने बेस्ट फ्रेंड स्कूल के जो है ना, उनका नाम भैया कमेंट में लिख दो, क्योंकि ये स्कूल के जो दोस्त है ना, ये भाई ये बहुत अच्छे होते हैं, सच बता रहा हूं, ये बहुत अच्छे होते हैं। बड़े हो जाओगे ना, बड़ा मिस करोगे इनको, तो इनका नाम एक बार कमेंट में लिख देना अपने लिए। उसके बाद स्कूल के बाद बड़े हुए, कॉलेज गए, वहां नए दोस्त बने, ऑफिस में गए, वहां और दोस्त बने, फाइनली आप एक सोसाइटी का हिस्सा बन गए। तो आपको लगता है अरे वाह, चलो सब ठीक है, लाइफ की अपनी रेस है। सोचो, अब इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसको यही ना पता उसके मम्मी पापा कौन है, जिसको यही ना पता वो कहां पैदा हुआ, उसकी क्या बिलोंगिंग है, वो कौन सी कम्युनिटी से आता है, कौन सा देश उसका है, उसको कुछ पता ही नहीं अपने बारे में। ऐसा इंसान जी नहीं पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा भाई मैं हूं कौन, व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस, मैं क्या हूं। तो इसीलिए सोशल साइंस हमें एक आइडेंटिटी भी देती है। क्या लिखा है यहां पे, वी आर कनेक्टेड विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हम कई सौ लोगों से जुड़े हुए हैं, और हम कभी भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते। अगर आप कहो आदि भैया मैं बड़े होके आपको इंडिपेंडेंट होके दिखाऊंगा, अच्छा एक बात बता, तू इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो तू खाना खाएगा, खाना तो खाएगा ना, खाना खाएगा, क्या तू अपना खाना खुद ही उगा लेगा? नहीं ना, खाना सब्जी खरीद के लाएगा। तो अगर तू सब्जी खरीद के लाया, तो यानी कि तू उस सब्जी वाले पे डिपेंडेंट है। वो सब्जी वाला अगर वो खुद उगाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं उगा रहा तो कहीं से खरीदेगा, तो वो किसी पे डिपेंडेंट है। अच्छा तू पानी पिएगा ना, पानी कहां से आएगा, टंकी में से आएगा, या टंकी खोलूंगा पानी आ जाएगा। अभी वो टंकी में जो पानी सप्लाई हो रहा है, किसी ने तो वो बनाया होगा ना सिस्टम, तो तू उस पर डिपेंडेंट है। हेंस इतनी सी बात है कि भैया हम इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं हो सकते। वी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, वी आर सोशल एनिमल, जुड़े हुए हैं सबसे। आप देखो अब हमारा क्या है, हमारा भी तो एक रिलेशनशिप है। मैं आपके बड़े भैया की तरह आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे अच्छे छोटे भाई बहन की तरह मुझसे पढ़ रहे हो, हम कनेक्टेड है ना। आप अपने स्कूल जाओगे, दोस्तों से कनेक्टेड हो ना, यही है सोशल साइंस। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशल साइंस का, है ना। सोशल साइंस का क्या स्कोप है, कहां कहां अप्लाई होता है। आपको लगेगा आदि भैया तो बहुत आसान सी चीज है कि हम यूपीएससी दे देंगे बड़े होके, वहां सोशल साइंस यूज होगा। हम एसएससी का एग्जाम दे देंगे, वहां भी यूज हो जाएगा। तो जो भी हम एनडीए का एग्जाम दे देंगे, वहां हो जाएगा। एक बार कमेंट में बताना आप लोग कौन से एग्जाम की फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, और फिर मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अभी मेन बात यह है कि आप सबको लगता होगा कि सोशल साइंस का स्कोप केवल और केवल कुछ एग्जाम्स तक लिमिटेड है ना, कुछ लिमिटेड एग्जाम्स तक। आज मैं आपकी पूरी थिंकिंग को बदल देने वाला हूं, सच बता रहा हूं, आज तेरी पूरी थिंकिंग बदल जाएगी सोशल साइंस को लेकर। देख मैं तेरे को दिखाऊंगा सोशल साइंस कहां कहां यूज होता है। देख सबसे पहले सोशल साइंस का स्कोप हर उस जगह पे है जहां पे ह्यूमन सोसाइटी है, जहां लोग हैं वहां सोशल साइंस है ना। जहां लोग हैं, एवरीवेयर जहां लोग हैं वहां सोशल साइंस है। चाहे वो पीपल एंड कम्युनिटीज की बात हो, चाहे इकोनॉमी कैसे रन करती हो, चाहे गवर्नमेंट और लॉज की बात हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे ह्यूमन रिलेशनशिप हो, चाहे रिसोर्सेज हो, ये सब इंसानों की लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये सब इंसान की लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हेंस ये सब हमें सोशल साइंस में समझ में आता है। कई सारी ऐसी चीजें हैं सोशल साइंस की जो अभी तुझको लगता होगा अरे ये सब क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब तू सोशल साइंस पढ़ने लगेगा तब तेरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा, नजरिया बदलेगा चीजों को देखने का। ये मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे जब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है ना हमारा शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, जो कि बहुत क्रेजी चैप्टर है, बहुत मजेदार एकदम विजुअल वाला चैप्टर है, उसको पढ़ने के बाद तू अपने अर्थ के बारे में एकदम डिफरेंट सिनेरियो फील करने लगेगा। तुझे पता चलेगा अंदर चलता क्या अर्थ के, ये पहाड़ आखिर बनते कैसे हैं। ये सब सोशल साइंस की वजह से हो पाता है, ठीक है। अब भैया इतनी सारी चीजें पढ़नी है, इतनी सारी चीजें समझनी है, तो क्या कोई एक सब्जेक्ट ये सब कर पाएगा, हाँ या ना बता?
नहीं कर पाएगा। सो वी नीड मल्टीपल सब्जेक्ट्स। हमें चाहिए हिस्ट्री, हमें चाहिए ज्योग्राफी, हमें चाहिए सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो भैया चार अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक में बनाया जाता है, तब हम कहते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस ये भी एक तरह की साइंस ही है, यहां पे भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। समझ में आया? तो भैया चार डिफरेंट पिलर्स हैं सोशल साइंस के: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक कहानी, ठीक है? कहानी सुनो। तो इस कहानी में क्या होता है, इस कहानी में एक बहुत साल पहले एक शहर था। इस शहर का नाम है दोस्तों, इस शहर का नाम है ढोलकपुर, ठीक है? तो भाई ढोलकपुर एक शहर था, और ढोलकपुर में क्या हुआ, एक बार ड्रॉट आ गई, है ना? ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, सूखा पड़ गया ढोलकपुर में। अब राजा इंद्र वर्मा भी नहीं कुछ कर रहे, और छोटा भीम तो आजकल लड्डू खाने में इतना बिजी है कि क्या बताएं। तो भाई सूखा पड़ गया। अब जब सूखा पड़ा तो क्या हुआ, लोगों के अनाज उग ही नहीं पा रहे, बारिश हो ही नहीं रही है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई बारिश क्यों नहीं हो रही। तो अगर लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि बारिश क्यों नहीं हो रही या फिर आखिर समस्या क्या है, इसका मतलब ये टॉपिक कैसा है, ज्योग्राफिकल है ना भाई? ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ गया, है कि नहीं? हाँ या ना बताओ? बहुत बढ़िया, सही बात है। हाँ, उसके बाद अब लोगों के पास अनाज नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, और फाइनेंशियली मार्केट सारे डाउन हो गए, पूरा ढोलकपुर एकदम टाटाफिस, अब भीम के लड्डू गायब। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया मामला। अब मामला जब इकोनॉमिक हुआ तो राजा इंद्र वर्मा जागे, बोले अरे यार कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा हमारा। तो जब उन्हें वो जागे तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने भीम को लगाया काम पे। भीम एक काम करो, जाओ तुम जरा हिस्ट्री पढ़ो और पता करो कि पहले जब ड्रॉट आई थी तो लोगों ने कैसे सॉल्व करा था। अच्छा, जब पहले की बात करी तो भैया क्या आ गया, हिस्ट्री आ गया। भीम ने क्या पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, यहां तक भी सब ठीक था। अब उसके बाद राजा इंद्र वर्मा ने बोला कि चलो भैया फाइनली मुझे अपनी जनता, अपनी प्रजा के लिए कुछ करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ रिलीफ मेजर्स लाने पड़ेंगे, उनके लिए कहीं से पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी तो मुझे वापस से राजा बनाएंगे। और जब उनके दिमाग में ये सारी बातें आ गई, रिलीफ मेजर्स और ये सब, तो मामला अब पॉलिटिकल हो गया, है कि नहीं? पॉलिटिकल हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या पता चला, इस कहानी से हमें यह पता चला कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद सोशल साइंस, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस में हिस्ट्री अपने आप में एकदम अलग ही कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी अलग ही है ना। रियल लाइफ में ये चारों इंटरकनेक्टेड हैं, ये चारों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, और यही इस कहानी से पता चलता है। आओ अब इन एक एक सब्जेक्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर हिस्ट्री हमें क्या समझाती है, ज्योग्राफी में होता क्या है, पॉलिटिकल साइंस है क्या, और इकोनॉमिक्स कैसे रन करती है। ये सारी चीजें आओ डिटेल में समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, है कि नहीं? कौन कौन है भैया यहां पे जिनको ज्योग्राफी बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके मार्क्स हमेशा ज्योग्राफी में ही कट जाते हैं। मैं आपके जैसा हुआ करता था, ज्योग्राफी से मुझे बहुत डर लगता था, पढ़ने का तरीका गलत था। सही अप्रोच मिलते ही मेरे को ज्योग्राफी बहुत बढ़िया लगने लगी, इजीएस्ट है, सच बता रहा हूं। हिस्ट्री में मार्क्स लाना टफ है, ज्योग्राफी में आसान है। ये सीक्रेट तुम्हें मैं बताऊंगा, वन शॉट सीरीज में बने रहो, सारे सीक्रेट्स रिवील कर दूंगा। तुम लोग अपनी क्लास 9th में ना एसएसटी में अगर सही अप्रोच यूज करो, 90 मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है, मेरे स्कूल में 80 मार्क्स का पेपर होता था, 20 मार्क्स इंटरनल, तो 80 में से ना 77 से ऊपर बहुत इजी, कम मेहनत के साथ स्कोर कर सकते हो। मतलब एक तो होता है कि दिन में 8-8 घंटे 6-6 घंटे पढ़ना, एक होता है ना 1.5-2 घंटे दिन के पढ़े, लेकिन सही अप्रोच के साथ अगर तूने पढ़ लिया ना तो तेरे को बहुत इजी लगने लगेगी सोशल साइंस। सबसे स्कोरिंग है। अगले साल जब बोर्ड में हम पढ़ेंगे ना, तेरे को लगेगा अरे सोशल साइंस में तो 95 से ऊपर इजी है, इजी। समझ रहा है? आजा, अब आजा, चलो ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी इज व्हाट, अंडरस्टैंडिंग आवर अर्थ। हम कहां रहते हैं, इस प्लैनेट पे रहते हैं, अर्थ जिसका नाम है अर्थ। इस अर्थ के बारे में जानना है हमें, ये ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, यहां तक तो आपको पता होगा, लेकिन इसके बाद की लाइन बड़ी जरूरी है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स। बाप रे, यहां हो गया खेला, खेला बोले तो यहां पे आ गया ट्विस्ट। हमें लगता था ज्योग्राफी मतलब जमीन के बारे में पढ़ो, पहाड़ के बारे में पढ़ो, कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये वो, राबी, खरीफ, उफ, याद ही नहीं होता थी भैया। लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। क्यों?
क्योंकि अब हमें कैसे पढ़ना है, हमें किसी भी चीज चाहे राबी हो चाहे खरीफ हो, ये नहीं याद करना कि राबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप यहां होती है वहां होती है, ये याद करना है कि वहां के जो लोग हैं वो ही राबी क्रॉप क्यों उगाते हैं। तो सारा घूम फिर के आएगा लोगों पे। मैंने तुम्हें बोला था एसएसटी इज द स्टडी ऑफ, बोलो बोलो, अब तक तो याद हो गया होगा ना, ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी ही तो है एसएसटी। तो बात वहीं आ गई कि भैया अगर माउंटेन है यहां पे तो माउंटेन यहां पे, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस यहां पे माउंटेन पे जो लोग रहते हैं इनकी जिंदगी कैसी है, इसकी जिंदगी में उस पहाड़ का क्या असर है, वो है असली गेम, वो है ज्योग्राफी। देखो ये ज्योग्राफी हमें मदद करती है ये समझने में कि भाई नदियां कैसे और कहां बहती हैं, जंगल कहां हैं, कितने हैं, कैसे हैं, रिसोर्सेस कौन कौन से हैं हमारे पास, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, इंसान पीपल अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करता रहता है, लैंड फॉर्म्स कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। भैया आपने देखा होगा कहीं पे माउंटेन है ना, कोई गया है पहाड़ पे, मनाली शिमला गए हो तुम लोग, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, और भी क्या है, और तुम लोग तीन चार जरा नाम लिखो, है ना, बहुत सारे हैं। इसके अलावा क्लाइमेट और वेदर, आजकल तो आपको पता है दोस्तों क्या ही भीषण गर्मी हो रही है, एकदम ऐसी गर्मी हो रही है लग रहा है मैं ही पिघल जाऊंगा अगर बाहर निकल गया तो, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, आप लोगों को पढ़ाने आना है। तो भैया गर्मी बहुत भयंकर हो रही है। अब ध्यान से देखो, ज्योग्राफी आंसर्स द क्वेश्चन, ज्योग्राफी किस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करता है, ज्योग्राफी आंसर करता है व्हाई डू सम प्लेसेस रिसीव मोर रेनफॉल। भैया कभी सोचा है कि यहां पे ज्यादा बारिश क्यों होती है, यहां पे कम क्यों होती है? और मेन बात ये नहीं है कि जो सिर्फ बारिश हो रही है, अबे बारिश हो रही है यहां पे तो क्या हो रहा है, क्रॉप्स अच्छी हो रही है, लैंड फर्टाइल हो रही है, लोग इधर के ज्यादा अमीर हो गए, इधर के लोग बेचारे गरीब रह गए। अरे ऐसा क्यों हो गया भैया, इधर के अमीर इधर के गरीब, जस्ट बिकॉज रेनफॉल इधर ज्यादा इधर कम, ये है गड़बड़, ये हम पढ़ेंगे। उसके अलावा वाई आर सम रीजन्स डेंसली पॉपुलेटेड, भैया काहे ऐसा है कि अगर हम देखें गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, बनारस बसा हुआ है ना, लखनऊ है, ये सारे जो शहर हैं, इलाहाबाद है, ये सारे शहर डेंसली पॉपुलेटेड। वहीं पे अगर आप देखो राजस्थान के एक था मतलब जो डेजर्ट है वहां पे जो गांव है इतने कम लोग रह रहे हैं, क्यों? अगला सवाल, व्हाई डू क्लाइमेट एंड सॉइल अफेक्ट एग्रीकल्चर, कैसे क्लाइमेट और सॉइल एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, और हाउ डू नेचुरल रिसोर्स इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, वाटर इंडस्ट्री, पानी की मतलब जितनी इंडस्ट्रीज है ना वो सब डिपेंड करती हैं नेचुरल रिसोर्स पे। तो ये कैसे होता है, ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, सबको पता है, हाँ या ना बताओ, बहुत सिंपल है, राइट, वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी का इंपैक्ट देखो रियल लाइफ पे कनेक्ट करके। अगर कहीं पे हैवी रेनफॉल होती है तो वहां पे आप पाओगे हाँ राइस की खेती होती है। मुझे कैसे पता, क्योंकि भैया मैं तो ज्योग्राफी पढ़ता हूं, पढ़ाता भी हूं, लेकिन पढ़ता हूं इसलिए पता है, तुम्हें भी पता होगा। डेजर्ट है कहीं पे तो तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहां पे वाटर कंजर्वेशन इज अ इशू जो हमें करना है। अगर कहीं पे कोस्ट एरिया है ना, समुद्र के किनारे वाला एरिया है, तो वहां पे फिशिंग और सी ट्रेड बहुत होता होगा। कहीं पे पहाड़ है तो वहां पे टूरिज्म और टेरेस फार्मिंग होती होगी। या फिर ज्योग्राफी हमें मदद करती है बाढ़ और ड्रॉट्स के समझने में, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स, खतरनाक टॉपिक, इसको समझने में। समझ में आ रहा है? तो भैया मोटा मोटी बात यह है कि ह्यूमन लाइफ पूरी तरह एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। बहुत तगड़ी लाइन है, ध्यान से देखना। हमारी लाइफ, इंसानों की लाइफ हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, और हमारे एक्शंस हम जो कर रहे हैं उससे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। अब इस चीज को प्रोसेस करके देखो, एक बार के लिए आंख बंद करो और सोचो कि भैया ये क्या बोल दिया आपने, ये तो बहुत क्रेजी बात बोल दी, कुछ आपने खतरनाक बात बोल दी ना। समझ आ रहा है? चलो अब देखो हिस्ट्री। दोस्तों अब बात करते हैं माय पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें मैं फर्दर स्टडीज तक कर रहा हूं, हिस्ट्री की। हिस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट आउट देयर, है ना। कई लोगों को लगता है हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, तो उनके लिए मेरे पास एक जवाब है, इधर आओ। बस हिस्ट्री में से ऐसे ऐसे करके ये दो शब्द जो है ना, इनको गायब कर दो, इनको गायब कर दो। जैसे ही तुमने इनको गायब करा तो तुम्हें क्या दिखा, तुम्हें केवल एक शब्द दिख रहा है, स्टोरी। और कहानियां किसको नहीं पसंद, क्या आपको कहानियां नहीं पसंद? सच सच बताना, हाँ या ना बोलो, पसंद है ना। तो बस इतिहास में कहानियां हैं। अब तुम कहोगे आदि वे झूठ बोल रहे हो यार, इतिहास में क्या है, पानीपत की बैटल कब हुई, किसने किसको मारा, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, बड़े बेकार है आदि भैया, बोरिंग यार। अबे हिस्ट्री की डेट्स थोड़ी याद करनी है। अगर तू देखेगा कि किसी यूपीएससी के एग्जाम में डेट्स पूछी जाती हैं आदि भैया, ये बात तो सही है, लेकिन जब वो ऑफिसर बन जाएंगे, एक बड़ी पोस्ट पे होंगे, 10-15 साल उन्हें हो जाएंगे, उससे जाके पूछना कि सर ये बताओ बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, उनको नहीं याद होगा कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनको याद होगा, डेट नहीं याद होगी। तो इवेंट याद होना चाहिए। इवेंट मतलब कहानी,
क्या हुआ था। बड़ी मजेदार है हिस्ट्री यार। तो बस वो कहानी के फॉर्म में कोई किताब को मूवी की तरह समझा दे तो क्या मजा है। देखो भैया, एक तरफ मोहनजोदारो, पता है ना मोहनजोदारो, 6th क्लास में बच्चे पढ़ते थे, कोई एक बच्चा भी जो उससे इंटरेस्टेड होता हो, सब कहते थे महा बोरिंग है, एकदम बोरिंग है। फिर ऋतिक रोशन की मूवी आ गई, ऋतिक रोशन की मूवी सब देखने जा रहे हैं। कैसे तरीका बदल दिया ना देखने का, सेम ही तो चीज है लेकिन तरीका बदला। ऐसे ही जब हम एसएसटी पढ़ेंगे, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो पुराने घिसे पिटे तरीके से थोड़ी पढ़ेंगे कि ऐसे हुआ वैसे ना, मजेदार कहानी के फॉर्म में, ऐसा हुआ तो कैसा हुआ, फिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या बोला, ऐसे पढ़ेंगे मजेदार कहानी के फॉर्म में। तो अंडरस्टैंडिंग आर पास्ट को समझते हैं। देखो, अपने भारत के इतिहास की बात करो तो भैया हमारा इतिहास बड़ा खतरनाक है। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया हुआ करता था, जिसको बहुत रिच, सोने की चिड़िया बोला जाता था। फिर क्या हुआ भैया, मेडिवल टाइम आया, अलग अलग लोगों ने हम पे इन्वेड कर दिया, इंडिया की बैंड बजनी शुरू हो गई। फिर आ गया भैया सबसे डार्क टाइम ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री, द ब्रिटिश रूल। लेकिन इस सबके बावजूद हमारे देश ने अपने हेरिटेज को, हमारे देश ने अपने अंदर के भारत को जगाए रखा, और 1947 15 अगस्त के दिन हमारा देश वापस से आजाद हो गया। अब एक बात बताओ, अगर ये हिस्ट्री, ये कहानी किसने लिखी नहीं होती तो तुम्हें क्या घंटा पता चलता कि कैसे हुआ हमारा देश आजाद? नहीं पता चलता ना। सोचो कितने हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है आज इस आजादी के लिए जिसमें हम जी रहे हैं। उन हजारों लोगों की कहानियां तो हमें पता होनी चाहिए ना यार, उनको रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए कि नहीं? बताओ, भगत सिंह के बारे में हमें पता होना चाहिए, हां या ना? बस ये बता दो, और तुम्हारे आंसर से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि हिस्ट्री कितनी जरूरी है। ठीक है, लास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमारा देश एक संविधान से चलता है, हमारे पास एक रूल बुक है जिसको हम फॉलो करते हैं, जो लोगों ने 2 साल लगा के बनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये सब हमारी हिस्ट्री बता रही है। अब देखो, हिस्ट्री क्या क्या मतलब हेल्प करती है हमें क्या समझने में, कि भाई लोगों की जिंदगी अलग अलग टाइम पीरियड में कैसी हुआ करती थी। जब हम पढ़ते हैं मुगल्स के बारे में, तो हम सिर्फ मुगल्स किंग के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं कि राजा, कोई राजा कैसे बना, चलो वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस समय के लोग कैसे रहा करते थे, उस समय के लोगों की टेक्नोलॉजी क्या थी, कैसे वो खुश थे नहीं थे, ये सब समझते हैं। सोशल और कल्चरल चेंजेस क्या क्या आए, है ना, सोशल और कल्चरल चेंजेस, राइज और फॉल कैसे हुआ किंगडम्स का, कैसे भैया मगध एम्पायर बना, उसके बाद कैसे मुगल एम्पायर बना, कैसे दिल्ली सल्तनत बनी, मराठा साम्राज्य की कैसे शुरुआत हुई, सब हिस्ट्री है, राइट? इंपॉर्टेंट इवेंट्स और रेवोल्यूशन, फ्रीडम मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म, ये सब हमारी हिस्ट्री में ही आते हैं। अब बात करें हिस्ट्री किस तरीके के सवालों के जवाब देता है, तो पहला सवाल है कि समाज, सोसाइटी कैसे बदली है समय के साथ, है ना भाई? एक समय था हमारे भारत में सती प्रथा वाज अ कॉमन, राइट? कॉमन चीज थी, लोग परेशान थे सती प्रथा से। बंद हो गई ना? बंद हो गई कि नहीं हो गई? कैसे पता? हिस्ट्री से पता है। हिस्ट्री पढ़ी तभी तो तुझे पता है कि हाँ बंद हो गई सती प्रथा, अब तो नहीं होती है। वाई डू वी फॉलो सर्टेन ट्रेडिशंस, हम ऐसे ट्रेडिशन क्यों फॉलो करते हैं? हिस्ट्री की वजह से। हाउ डिड इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन, हमारा देश आजाद कैसे हुआ, ये कहानी। एंड वाई आर डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे। आज हम कहते हैं यार डेमोक्रेसी ऐसी है वैसी है, ये है वो है। हजारों लोगों ने इस डेमोक्रेसी को लाने के लिए अपनी जानें दे दी। आज हम अपने लीडर को खुद चूज कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है, हम अपने लीडर को चूज कर सकते हैं। यार कितनी क्रेजी चीज है। हमें नहीं लगता स्पेशल, क्योंकि हमारे टाइम पे हम ऐसे ही पैदा हुए, ऐसे ही बड़े हो रहे हैं, लेकिन जिनके ये सामने हुआ उनके लिए ये लाइफ चेंजिंग है भाई, बहुत क्रेजी है उनके लिए ये चीज। समझ रहे हो इस चीज की, तुम ग्रेविटी को समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, है कि नहीं? अब आओ बात करते हैं दोस्तों, हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, फ्रीडम स्ट्रगल से हमने क्या सीखा, जब फ्रीडम का स्ट्रगल हुआ उसका अंत क्या निकला, हम लोगों ने अपना संविधान खुद बना लिया। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स जैसे जैसे हुए, हमें पता चला इक्वालिटी और जस्टिस बहुत जरूरी है। कल्चरल हेरिटेज की जब बात आई, हमें पता चला हमारे देश में लोग क्या फील करते हैं अपने देश के बारे में। वहीं से कॉन्सेप्ट निकला यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत अलग अलग है, वो 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 अलग है, लेकिन सब भारतवासी हैं। हम सब एक नेशन का पार्ट है, जो नेशन हम सब की इंडिविजुअल आइडेंटिटी से ऊपर चला जाता है। मैं नहीं बोल सकता कि यार दोस्तों मैं एक हिंदू हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं क्या मेरी कास्ट है, मैं यहां का हूं, नॉर्थ का हूं, साउथ का हूं, फर्क नहीं पड़ता भाई। एट द टॉप व्हाट आई एम, एन इंडियन। आप बताओ आप लोग क्या हो? हम सब एक भारतीय हैं। वी ऑल आर व्हाट? इंडियन। यस। तो हिस्ट्री हमें ये सारी चीजें सिखाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की। मजेदार, सच बताऊं, गेम ऑफ थ्रोन्स देखी? अच्छा चलो गेम ऑफ थ्रोन्स देखो, छोड़ो, तुम लोगों ने मजेदार वेब सीरीज देखी कभी? मजा आ जाता है ना उसको देखने में।
ऐसी पॉलिटिकल साइंस एक बार तुमने पढ़ ली ना, तुम्हें अपने देश की पॉलिटिक्स, अमेरिका की पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स सब लगने लगेगा वेब सीरीज। तुम छोड़ दोगे सारी वेब सीरीज वगैरह देखना, क्योंकि तुम्हें समझ में आने लगेगा अरे भाई ये सब जो हो रहा है ये कितना खतरनाक है, कि भैया ऐसा क्या हो रहा है इंडिया और ईरान के, मतलब यूएस और ईरान के बीच में इतनी लड़ाई क्यों चल रही है। ये सब पॉलिटिकल साइंस समझाएगी ना तो मजा आ जाएगा। चलो गवर्नेंस समझना है। पॉलिटिकल साइंस क्या स्टडी करती है, हमें यह समझाती है कि एक देश, एक पूरा का पूरा देश आखिर कैसे गवर्न होता है और कैसे सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं इन पब्लिक लाइफ, है ना। सिटीजन्स का क्या रोल है एक देश को बनाने में, और वही सिटीजन्स लीडर बनते हैं तब उनका क्या रोल है, और ये सबको हमें भाई गाइड कौन करता है, ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है। ये सिंपल बात है। तो देखो सोसाइटीज को रूल्स एंड लॉज क्यों चाहिए, पहले तो ये सवाल है। गवर्नमेंट काम कैसे करती है, डेमोक्रेसी इलेक्शंस होते क्या हैं, राइट्स और ड्यूटीज क्या होती हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या होता है, सब कुछ हमें पता चलता है अपने पॉलिटिकल साइंस में। भाई देखो समाज के क्या हिस्से हैं, सिटीजन्स हैं, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद यही सिटीजन्स जाके गवर्नमेंट बन जाते हैं, मतलब लोग ही तो हैं। अगर आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो हमारे देश के रेल मिनिस्टर हैं, जो हमारे देश के हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर की बात रहने देते हैं, ये सारे लोग कौन है, सिटीजन ही तो हैं, आम नागरिक ही तो हैं हमारे देश के। फिलहाल ये पावर में है, हेंस हम इन्हें गवर्नमेंट कहते हैं। उसके अलावा पब्लिक वेलफेयर यानी कि जनता की भलाई और लॉज, ये सारे ही मोटा मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे होते हैं। वेरी सिंपल। अब व्हाई डू वी नीड लॉज, हमें लॉज चाहिए क्यों, लॉज कैसे बनते हैं, हमारा देश कैसे चलता है, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्या है, यही सब बताता है। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस का रेलेवेंस कहां कहां है और कैसे कैसे है। देखो 4 चीजों में याद रखना। पहली चीज, मुझे नहीं लगता तुम्हारे स्कूल में इस चैप्टर से तुमसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला जब चैप्टर आएगा ना जिसका नाम है शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, वहां से तगड़ी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, वहां से एकदम मूवी की तरह विजुअल तरीके से हमें एक एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस का लेवल इस बुक में थोड़ा हाई है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे कि नहीं नहीं अरे हलवा है एकदम इजी, ऐसा नहीं है भैया। पढ़ाई इज नॉट हलवा, उसको हलवा बनाएंगे अपन, है ना। साथ में जब पढ़ेंगे, साथ में एक एक वन शॉट जब तुम मेरे करोगे, तब तुम देखना तुम्हें हर क्वेश्चन जब समझ में आने लगेगा। जब तुम पेपर में अपने एग्जाम में बैठोगे और तुम क्वेश्चन को देखोगे और तुम्हें याद आएगा, अरे आदि भैया ने ऐसे ऐसे करके एक शॉर्ट ट्रिक दी थी और उससे मुझे याद हो गया, उससे मुझे याद हो गया। ये तरीका होता है ना एसएसटी पढ़ने का। आओ तो देखो 4 सोशल साइंस जो है ना बेसिकली हमें समझने में, अपने आप को, अपनी सोसाइटी को और जहां भी लोग हैं उसको समझने में मदद करती है। और इसका रेलेवेंस सबसे पहले आता है सोसाइटी में, क्योंकि देखो सोशल साइंस हमने पढ़ी, इसीलिए तो आज हम ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे देश में एक आइडियोलॉजी है कि ये पूरा वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, है ना। हमने देश बांट दिए, सब बांट दिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं और इंसान पूरा एक ही तो परिवार होना चाहिए। तो ये मानना है, ये बिलीफ है। इसके अलावा इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी, कि यार हर व्यक्ति, कोई छोटा बड़ा कैसे है, अगर कोई पैदा ही हुआ है एक अलग रंग के साथ, तो क्या हम सिर्फ उसको रंग के बेसिस पे उसकी जिंदगी खराब कर दें। अगर कोई पैदा ही हुआ है ऐसी फैमिली में जो उसके हाथ में नहीं है कि भाई क्या कास्ट है, कैसी है, तो क्या उसके बेसिस पे हम उसके साथ जीवन भर बुरा करने लगे, नहीं ना, नहीं करना चाहिए। सिमिलरली इकोनॉमी, भाई सिंपल सी बात है, ये मदद करती है कि लोगों की इनकम कैसे होती है, जॉब्स कैसे बनती है, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, स्टार्टअप, ये सब कुछ इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे, इसी साल पढ़ेंगे। एनवायरमेंट की बात करें तो एनकरेज करता है सस्टेनेबिलिटी, कि भैया रिसोर्सेज को बचा के चलाओगे तभी तो कल तक के लिए बचेंगे। ऐसा ना हो आज बढ़िया इतना रिसोर्सेज धगाधक पेड़ काटे जा रहे, काटे जा रहे, काटे जा रहे, 15 साल बाद देख रहे अरे पेड़ नहीं बचे। अब क्या हो गया, अब पानी के लिए भी 2000 रुपए लीटर पानी लेते हैं हम। जैसे आज सिलेंडर आ रहा है, 3-3 हजार रुपए लीटर सिलेंडर चल रहा है, सोचो कभी ऐसी हाल हो जाए। तो इसीलिए अपन क्या पढ़ते हैं, एनवायरमेंट के बारे में। और चौथा गवर्नेंस। सोशल साइंस का रेलेवेंस इन 4 चीजों में बहुत ज्यादा है। सोशल साइंस, जिस देश में लोगों ने सोशल साइंस को एक बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, उस देश की सोसाइटी बेहतर होगी, वहां की इकोनॉमी बेहतर होगी, वहां का एनवायरमेंट बहुत अच्छा होगा और वहां की गवर्नेंस 101% बहुत अच्छी होगी। क्योंकि समझो यार, बचपन में अगर एक बच्चे को समझाया जाए कि एक देश कैसे काम करना चाहिए, एक होता है कैसे करता है, एक होता है कैसे करना चाहिए, ये दोनों हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाएगी। एक देश में कैसे अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहिए, ये ज्योग्राफी मुझे सिखाएगी ना।
अगर एक बच्चा, अगर तू आज ये वीडियो देख रहा है, अगर तेरे को ये टॉपिक समझ में आ जाएंगे, कल को तू जाके प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बड़ी पोजीशन पे आएगा, तभी तो तू अच्छा कर पाएगा देश का, राइट? तो जिस भी देश में, जिस भी समाज में लोगों ने सोशल साइंस को सही तरीके से पढ़ा और समझा है, वहां पे ये चारों चीजें बहुत अच्छी होंगी। इसका तू कहीं भी देख ले, वर्ल्ड का कोई भी बड़ा अच्छा देश देख ले, जो तेरे को बहुत अच्छा लगता हो, देख लियो, ठीक है? चलो आगे बढ़े। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग। लास्ट टॉपिक आ गया, ठीक है? इससे ज्यादा बड़ी की वीडियो इसकी नीड ही नहीं है, बहुत छोटा सिंपल चैप्टर है कि भैया हमारे सोशल साइंस को हम अपने भारतीय पर्सपेक्टिव से देखना बहुत जरूरी है। अभी तक 9th क्लास में दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 9वीं क्लास में आप पढ़ते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन, याद आ रहा है? मतलब याद तो नहीं आएगा तुम्हें, लेकिन जब तुम 8th में होंगे तो तुमने सुना होगा कि हाँ 9th में एक चैप्टर आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, बड़ा अच्छा चैप्टर है, जीवन भर लोग याद रखते हैं। है तो सही, बड़ा अच्छा चैप्टर, लेकिन यार अपने देश के बारे में पता नहीं, दूसरे देश के बारे में पढ़ के क्या करेंगे? ऐसा नहीं कह रहा कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी नहीं है, मे बी हम 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री को दोबारा पढ़ेंगे जब 10th का सिलेबस अपडेट होगा, राइट? लेकिन अभी पहले हमें अपने देश को एक अपने पर्सपेक्टिव से अपने देश को पढ़ना है, जो अभी तक हम नहीं पढ़ते थे पुरानी बुक्स के थ्रू, नई बुक्स में पढ़ेंगे। देखो, वाई इज इंडियाज पर्सपेक्टिव यूनिक? हमारे देश का पर्सपेक्टिव क्यों यूनिक होगा? समझो, हर कंट्री के पास अपने तरीके की ज्योग्राफी, भाई वहां के नक्शे अलग है, वहां का मैप अलग है, वहां का इतिहास अलग है, वहां का कल्चर अलग है, वहां की इकोनॉमी अलग है, और हेंस वहां की गवर्नेंस भी अलग है। इसीलिए सोशल साइंस हमें अपने भारतीय कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़नी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिटीजन्स की बात करें, है ना? अपने देश में जो सिटीजन्स हैं, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा देश एक बड़ा डाइवर्स देश है। अगर आप देखोगे इन द लॉन्गर रन, आजादी के बाद हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर व्हाई, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। कि भाई साउथ इंडियन बहुत अलग है नॉर्थ इंडियन से, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, कई बार वो यहाँ नॉर्थ इंडिया में आके फील नहीं करते अपना इंडिया जैसा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ बनी हुई हैं। हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी नीड कॉन्सेप्ट्स लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, समझ रहे हो? और इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का वो रूल बुक है जो हमारे देश को ये सिखाता है कि देश आखिर कैसे चलना चाहिए। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स हमें देता है कि भाई आप अपना धर्म अपने हिसाब से चूज कर सको, आप अपने इक्वालिटी के साथ रह सको, ऐसा ना हो आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है किसी चीज को लेके। और लास्ट में डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, पंचायत से लेके स्टेट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट, सिटीजन का पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की है कि नहीं, सब हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए। भाई देखो, एक बात बताओ, इंडिया में एक अलग लेवल है इनकम का, और इंडिया में लोग अलग हैं। अब मैं क्या पढ़ रहा हूं? चाइना का मॉडल पढ़ रहा हूं गवर्नमेंट का। भाई चाइना में ऐसी गवर्नमेंट होती है। अरे ठीक है, लोग कहते हैं चाइना की गवर्नमेंट, लोग कहते हैं चाइना की गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी तो उसको देखो कि भाई यहाँ के लोग कैसे हैं, समझ में आ रहा है? तब चीजें चेंज होती हैं। तो बस इसी के साथ लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि भैया इंडियन पर्सपेक्टिव से इतिहास को जब हम देखेंगे तो हमें अपने फ्रीडम स्ट्रगल का पता होना चाहिए। कॉलोनियल लेगेसी, भैया 200 साल हमारे ऊपर किसी देश ने रूल कर लिया, हमें पता तो होना चाहिए उससे हमारे देश पे क्या असर पड़ा, हम पहले कैसे थे, बाद में कैसे हुए, इसने हमारे मॉडर्न इंडिया को कैसे शेप करा, एनवायरमेंट हमारे देश का, मॉनसून कैसा है, एग्रीकल्चर कैसा है, जंगल कहां है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहां होता है। और इकोनॉमी और डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे देश में जॉब सेक्टर कैसा है, माइग्रेशन कितना होता है, हमारे देश में डेवलपमेंट कैसे होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ है कि नहीं, सब ओवरऑल ये सब हमें अपने देश के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर नई एसएसटी की एनसीईआरटी का होता है समाप्त। अब हम आपसे मिलेंगे दोस्तों सेकंड चैप्टर शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस में, जो कि इससे 10 गुना ज्यादा मजेदार होने वाला है। ये तो फर्स्ट चैप्टर था, दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना? मैं सच में तेरा दोस्त ही हूं, ठीक है? तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगली क्लास में हम इससे भी 10 गुना ज्यादा मजेदार तरीके से एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिससे तुम्हारे भाई मार्क्स 100% आएंगे। तो आई होप बढ़िया बढ़िया भाई कमेंट्स, फीडबैक अपना जरूर देना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल, जय हिंद।